वो तो इल्ज़ाम और जुर्म ही और है। वो इसी तरह है कि एक शख्स कत्ल के मुल्ज़म में अलिफ के कत्ल का उस हम हो और वो ज़मानत पे हो, और वो 2 महीने बाद फ़र्ज जुर्म बनने मुरतब होने के बाद वो बे को मार दे, तो आप कहें कि जी बे का भी इल्ज़ाम आप पे, अलिफ पे हम बरी करते हैं पर बे पे आपको सज़ा देते हैं। बे का तो अलहदा मुकदमा चलेगा ना, अलहदा, वो एक डिफरेंट ऑफेंस है। वो ऑफेंस पे चार्ज भावलपुर की तकरीर पे तो चार्ज किया ही नहीं यूसुफ रज़ा गिलानी को, उस पर तो फ़र्ज जुर्म लगी ही नहीं। तो ये इसका जो कहना चाहते हैं, कहा उन्होंने, शायरी कोई ऐसी मुनासिब नहीं है, बेवज़न है, पर हाँ जो कहना चाहते हैं वो मफहूम उनका यही है। मफहूम अदा कर, ये आप तो खैर कह ही रहे हैं, लेकिन ये मुल्क के अंदर तो इस फैसले को सियासी जो तरह पोलराइजेशन है, चाहे उसमें वकला भी हों, उसमें जूरिस्ट हैं, बास रिटायर्ड जजेस भी हैं, फिर सियासी बातें PMLN और इमरान खान हैं जिस तरह ख़ास तौर पे, इन्होंने तो इस फैसले को वेलकम किया। बाज़ जूरिस्ट ने कहा ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन आलमी सतह पे इस फैसले को ख़ास पजीराई हासिल नहीं हुई और इससे खासा एक नेगेटिव किस्म का फॉल आउट आया। मसलन बाज़ जगह तो इसको जुडिशल कू से ताबीर की है। बाज़ तज्ज़िया नगारों ने कहा कि पाकिस्तान में ये जिस तरीके से वज़ीर आज़म को फ़ारिग किया गया, इससे लगता है कि सिविलियन गवर्नमेंट जो है ये बिल्कुल मुतज़लज़ल हो गई है और ये जुडिशरी ने बहुत ओवर रीच किया है। बल्कि एक है जस्टिस काटजू, गालिबन उनका नाम है, इंडियन जो है, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ वहाँ जज रहे हैं, आजकल प्रेस काउंसिल के चेयरमैन। उन्होंने तो बड़ी बेलाग तनकीद की है इस जजमेंट पे। उनका कहना है कि वज़ीर आज़मों को इस तरह निकाला नहीं जा सकता। और फिर उन्होंने कहा है कि उन्होंने तो ये भी कहा है कि ये जो जुडिशरी एक किस्म की ये इस तरह मोनोलिथिक नहीं होती और चीफ जस्टिस इज़ फर्स्ट अमंग इक्वल्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इससे कोई पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ का, इन द नेम ऑफ रूल ऑफ लॉ जो ये फैसला किया है, उसकी कोई पजीराई हुई है? जॉय साहब, इसका जवाब आप एक ब्रेक के बाद दीजिएगा। हम एक नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ चलते हैं और हम आखिरी सेगमेंट में आपके सवालात भी देंगे जिनका चौधरी साहब जवाब देंगे। पाकिस्तान मैच जीत गया, यस! पिकनिक पर हूँ पर खबरों से दूर नहीं, ये जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। वेलकम बैक नाज़रीन। आखिरी सेगमेंट में मैं आपके सवालात के जवाब भी देंगे। चौधरी साहब, आप जिक्र कर रहे थे कि ये इस फैसले को आलमी सतह पे पजीराई क्यों नहीं हासिल हुई? देखें, आलमी सतह पे आरिफ साहब, लोग ज़रा एक डिस्पैशनेट तरीके से देखते और सोचते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो सही होते हैं, पर वो एक डिस्टेंस होता है उनका, डिस्पैशनेट। हमारे यहाँ सारा डायलॉग, सारा डिस्कोर्स, सारी बहस पार्टीजन है और पहले हम पोजीशन ले लेते हैं, फिर हम उसके बारे में बहस करते हैं, पोजीशन पहले इख्तियार करके, फिर हम ना कानून देखते हैं ना आइन देखते हैं। आर्टिकल 248 क्लॉज 2 कहता है नो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन whatsoever shall be initiated or continued against the president during the in any court during the term of his office। इस पे लोग बहस करते हैं, पर जो चाहते हैं कि आसिफ जरदारी को सज़ा हो, आसिफ जरदारी पर मुकदमात चलें, वो ये नहीं सोचते कि आइन ने क्या कहा है, लिखा है। वो कहते हैं कि जी सज़ा हो और सज़ा ही हो। साहब, ये बात तो नहीं कि हम थोड़े से, हमारी जो अशरफिया है, ये थोड़े से हम बेसब्र भी हैं। जमहूरियत के अंदर थोड़ा सब्र करना पड़ता है और हम अदलिया से तवक्को रखते हैं कि वो फैसले करें, और सियासतदान भी जो कि सियासत के मैदान में होने चाहिए या पार्लियामेंट की सतह पे या मीडिया की सतह पे बहस होनी चाहिए, वो हम अदालत पे चले जाते हैं। ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है। और इतने अहम मामलात
जो सियासी मामलात हैं, सियासी नौइयत के मामलात हैं, वो हम भाग के अदलिया की दहलीज पे जाके पहुंचा देते हैं, जिससे अदलिया को भी एम्बैरसमेंट होती है। अब देखें, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और ये वाज़ेह असूर है कि अदलिया के ख़िलाफ़ कोई बात करना या उसकी तज़हीक उड़ाना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, तो अदलिया के हक़ में जुलूस निकालना या जुलूस निकालने की थ्रेट करना भी उसी तरह कंटेम्प्ट है। क्योंकि आप ये बता रहे हैं फिर कि अदलिया को प्रेशर में लाया जा सकता है या अदलिया को ज़रूरत है किसी प्रेशर की उसके पीछे। तो ये चीज़ें दोनों को हम सोचते नहीं हैं। हमारी कौम ज़रा जज्बाती कौम है। दुनिया में उन कौमों ने तरक्की की है जो सोचते पहले हैं, देखते हैं कानून क्या है, आइन क्या है, आइन और कानून को देख लें, पढ़ लें, इसमें क्या हक़ाइक़ हैं, उसके बाद अपना अमल और रद्द अमल ज़ाहिर करें। हम अमल और रद्द अमल पहले ज़ाहिर कर देते हैं। जिस पोजीशन में है, जो हमारी सोच है सियासी, उसकी बुनियाद पर बग़ैर आइन को, कानून को देखे हुए हम चल पड़ते हैं। तो जी ये एक जो बाहर बैठे हुए लोग हैं वो ज़रा डिस्पैशनेट हैं, वो हमारे तरह इस तरह इन्वॉल्व नहीं है। उन्होंने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की बड़ी पजीराई भी की है। यही जो क्रिटिक्स बाहर तनकीद करने वाले हैं, इन्होंने हार्वर्ड मेडल जब दिया है, मैं साथ था उसके और मेरे ज़रिए वो सारी कॉरेस्पॉन्डेंस हुई। हार्वर्ड मेडल ऑफ फ्रीडम जो सिर्फ नेल्सन मंडेला और थरगुड मार्शल को मिला है, तो उन्होंने इज़्ज़त और पजीराई की। जो न्यूयॉर्क बार ने उनको ताहयात मेंबरशिप दी, अपनी इज़्ज़त और पजीराई की। और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के बायस इस मुल्क में जमहूरियत आई। कुछ अदलिया मुतनाज़ तो नहीं होगी कुछ थोड़ी सी? देखें, मुतनाज़िया ये भी हो गया कि पावर पॉलिटिक्स के अंदर कुछ मामलात ऐसे आ गए हैं। मुतनाज़िया देखें, ये मानना पड़ेगा कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की इनकार के बायस एक नई नया पाकिस्तान, ये तो जहत और एक इंडिपेंडेंट कोर्ट्स में वो सामने आए हैं। उसके अलावा नया पाकिस्तान आया है, जमहूरियत आई है, पार्लियामेंट आई, इलेक्शंस हुई, डिक्टेटर यहाँ से गया उस इनकार की बायस। और वो एक बहुत बड़ा कदम और स्टेप था। लेकिन उसके बाद अदलिया के साथ हमने ऐसी उम्मीदें मान ली कि हमारी सियासी गुत्थियाँ सारी सुलझाएंगी। उससे मुतनाज़िया इसलिए ज़रा सा हो गया कि अब लोग कहते हैं, अब एक इम्प्रेशन ये पड़ता है कि जी एक सियासी जमात के पीछे सारा कुछ है पड़ा है अदलिया। उसके केसेस, अब ये बयानात आ जाते हैं, उसके केसेस सबसे ज़्यादा बड़ी जल्दी चल पड़ते हैं। अब असगर खान केस तो लंबा ही होता जा रहा है। असगर खान केस लंबा है। असगर खान केस में कोई पीपल्स पार्टी वाला मुलव्वस नहीं है। पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ वो एक थी, साजिश थी। फिर ये कहा जाता है कि सुओ मोटो एक्शंस जो हैं बहुत सारे मामलात पर लैपटॉप्स पे सस्ती रोटी पे नहीं लिए जाते, दूसरे मामलात पे लिए जाते हैं। तो ये चीज़ें, इसमें बहुत सारा हाथ और बहुत सारी बात हम सियासतदानों की है जो भाग कर ले जाते हैं। मैंने जो बहस की थी यूसुफ रज़ा के केस में, जब डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर आया था, जो 184(3) के तहत है, जो सुओ मोटो वाला होता है, मैंने उनसे अर्ज़ की कि आप एक शख्स के बारे में सुओ मोटो ना लिया कीजिए एक शख्स के बारे में, क्योंकि उस शख्स के ख़िलाफ़ जब आप फैसला दे देते हैं उसकी अपील ही कोई नहीं है। आप यूसुफ रज़ा को डिस्क्वालीफाई कर देंगे एज एमएन ने, तो अपील है ही नहीं, अपील का इम्कान ही कोई नहीं है। और इंसान गलती कर सकता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के 17 जज हों, वो गलती मिलके कर सकते हैं, इंसान है। और उसके ख़िलाफ़ अपील है ही कोई नहीं। आप ऐसे सुओ मोटो में ऐसे केसेस लिया करें और इस जुरिस्डिक्शन को इस तरह मोल्ड करें जो रिफ़ाए आमा से मुतल्लिक हो, एनवायरनमेंट से मुतल्लिक हो। इंडियन को सुप्रीम कोर्ट ने सारी दिल्ली में CNG लगा दिया बसेस को रिफ़ाए आमा पे। जो लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह कराची में बहुत अच्छा काम किया, या बलोचिस्तान के मामले में बहुत सारे अच्छे काम किए, मिसिंग पर्सन बलोचिस्तान वाला, जो रिफ़ाए आमा के मामलात हैं उनमें आप सुओ मोटो इस्तेमाल करें। पर एक शख्स का जो केस है उसमें अगर आप सुओ मोटो को इस्तेमाल के उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। जी हाँ चौधरी साहब, हम एक और मौजू की तरफ चलते हैं।
ये आपके जो पेशरो हैं बाबर अवान साहब, पेशरो तो नहीं कहना चाहिए, वो तो वजीर कानून थे, आप तो कभी हुए नहीं, आपने तो वजारत कबूल ही नहीं की। अभी हाल ही में एक सदारती ऑर्डिनेंस आया लीगलाइज करने के लिए, उसको कवर देने के लिए, जो 26 अप्रैल से लेके अब तक 19 जून तक गिलानी साहब ने जो इक़दाम किए थे, उन्होंने कहा ये ऑर्डिनेंस आने नहीं चाहिए था। पहले तो जरदारी साहब की हर बात को साथ करते थे, अब क्या हो गया, ये एक किस्म के डिसिडेंट के तौर पे उभर रहे हैं। वो आपको सुनवाते भी हैं उसका क्लिप, चौधरी साहब देखिए आप जरा खुद भी। मुखालिफ हूँ, असेंबलियाँ हैं भाई, ले आए जो भी लाना चाहते हैं, असेंबली का इख्तियार है वो कानून बनाए। लेकिन ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में हम उसके मुखालिफ थे, अब भी उसके मुखालिफ हैं। आई डोंट सपोर्ट इशुएंस ऑफ द ऑर्डिनेंसेस। जी जो साहब ये कहते हैं कि ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना दी है जरदारी साहब ने, तो ये दूसरे ये कि ये वैसे भी लगता है आपको कुछ ज़्यादा ठूंगे भी मार रहे हैं। मसलन वो ये कहते हैं कि जी 100 रुपये का वकील करेंगे तो ऐसे ही नतीजे निकलेंगे। तो ग़ालिबन उनका इशारा ये है कि आपने वज़ीर आज़म से 100 रुपये फ़ीस वसूल की, हालांकि बहुत सारे वकील जिसमें बाबर साहब खुद भी शामिल हैं करोड़ों रुपए फ़ीस लेते रहें, तो ये भी एक आपका जुर्म ठहरा। अलावा जी वो ये कहते हैं कि मैं इकट्ठे ही आपसे उनके क्रिटिसिज्म पूछ रहा हूँ कि वो कहते हैं कि मुझे एक झूठे एफिडेविट पे दस्तखत करने के लिए कहा गया, जब मैंने नहीं किए तो मुझसे नाराज़ हो गए। फिर वो समझते हैं कि आपने उनके ख़िलाफ़ एक किस्म की साजिश की। तो एक ज़माने में तो जरदारी साहब ने मुझे कहा कि आप देखिए मैं बाबर अवान से क्या काम लेना चाहता हूँ, फेवर से तो वो गिर गए, लेकिन गुस्सा आप पे उतार रहे हैं। आरिफ साहब दुखी आदमी है, मैं उसके बारे में क्या कहूँ, कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। ज़रा नहीं, लेकिन ये तो मेरा मकसद है कि रिकॉर्ड तो साफ होना चाहिए। मुझे पता है कि यू विल डू नॉट वांट टू एंगेज इन अ डिबेट विद हिम, लेकिन ये मैं एक ख़ास तौर पे बाज़ चैनल्स पे उनका इंटरव्यू अब हाल ही में चढ़े, जो बार बार यही बात कही जा रही है कि जी ये उनसे झूठा एफिडेविट था। वो क्या था, जैसे कोई ट्रैप था जिसमें उनसे कोई झूठ बोलने को कहा जा रहा था। आरिफ साहब दुखी आदमी है, अब मैं क्या कहूँ, पर बहरहाल एक वो चैनल है जिस पे वो आए हैं और उस पे वो एंकर जो है वो बार बार कुछ 15-20 दिन हो गया, महीना हो गया, वो मुझे दावत देते हैं कि आप भी आएँ और आके इनका जवाब दें। और मैं उनका क्या, उसका कोई जवाब नहीं, कम से कम रिकॉर्ड तो क्लियर होना चाहिए ना, क्योंकि वो आपको भी साजिश का एक कलीदी किरदार के तौर पे नामनाज पेश करते हैं। देखें बात यह है कि वो एफिडेविट में था क्या, दो बातें थी एफिडेविट में, दो बातें थी उस मुसवदे में जो सदर साहब ने मुझे कहा कि उनके लिए ड्राफ्ट करो और मेरे एक एसोसिएट ने ड्राफ्ट किया और दुरुस्त ड्राफ्ट किया। दो थी बातें, अगर वो झूठ थी तो कह दें। पहला पैराग्राफ में था कि मैं मन को मुअल्लफ जो है, मैं फ़लाँ इतना अरसा हो गया मुझे वकालत करते हुए और मैंने फ़लाँ यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की थी। अगर ये झूठ है हाँ, तो अगर फिर वो बाज़ लोग उसको मुतनाज़ तो बनाते हैं वैसे, वो फिर वो डॉक्टर ना कहलाएं, वो अभी भी डॉक्टर कहलाते हैं। उस प्रोग्राम में भी उनको डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब कहते रहे। और वो मॉन्टिचेलो यूनिवर्सिटी की डिग्री, सिर्फ ये था पहला पैराग्राफ, क्योंकि गवाह ने अपने क्रीडेंशियल्स बनाने होते हैं। दूसरा पैराग्राफ था कि ये जो समरी है, तजवीज़ जो है वज़ीर आज़म को खतना लिखने की, ये मेरी तजवीज़ थी और इस पे सफ़ा नंबर फ़लाँ पर मेरे दस्तखत हैं, जो दस्तखत हैं उनके, जो दस्तखत हैं बाकायदा उनके दस्तखत इनकार करते हो। पहले मसूद चिश्ती साहब के दस्तखत हैं, उसके बाद उनके दस्तखत हैं। अब वो फिर मुझे वो सेठी साहबा के ज़रिए वो बताना पड़ा, नरगिस सेठी साहबा की तरफ के ज़रिए बताना पड़ा प्रिंसिपल सेक्रेटरी कि उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये दस्तखत वाकई बाबर अवान साहब के हैं। ये दो बातें थी उस एफिडेविट में। अब इसमें क्या झूठ है मुझे बता दें, मुझे तो समझ नहीं आती।
साजिश कहते हैं मैंने की, मैं तो उस वक्त तक आया ही नहीं जब तक बाबर साहब वज़ीर रहे हैं। और ये जो ऑर्डिनेंस की बात करते हैं, ये ऑर्डिनेंस की बात आप देखें, ये एक सुकम है